नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, साथ ही वॉर ब्रेकिंग न्यूज भी। शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की आज उस खबर से जो युद्ध के मैदान से इस वक्त हमें मिल रही है। रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। अभी अभी यूक्रेन ने कई ड्रोन हमले किए हैं। बेलगोरोद के 4 अपार्टमेंट को इसकी वजह से बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। लेकिन इस बीच सुपर पावर अमेरिका और रूस के महासंग्राम की तैयारी भी हो चुकी है। युद्ध की आग यूरोप से एशिया तक भड़कने की बारूदी बिसात बिछ चुकी है। यूरोप में रूस की सीमा पर नेटो देशों का युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। युद्धाभ्यास रूस के समर्थन वाले ट्रांसनिस्ट्रिया के करीब किया जा रहा है। यूरोप में रूस को अमेरिका घेर रहा है तो पुतिन ने दोहरी परमाणु अग्नि वाली चेतावनी जारी कर दी है। एशिया में दक्षिण कोरिया और जापान के नजदीक रूस ने परमाणु बॉम्बर भेज दिए हैं। साथ ही परमाणु आईसीबीएम लॉन्च करके विनाश के संकेत दे दिए हैं। देखिए कैसे यूरोप से एशिया तक 6000 किलोमीटर का परमाणु चक्रव्यूह बनाया गया है और कैसे एक चिंगारी से महासंग्राम शुरू हो सकता है। पुतिन के आदेश पर परमाणु घात लग चुकी है। अमेरिका, उसके सहयोगी और यूरोप परमाणु चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। रूस के पड़ोसी देश मोल्दोवा में नेटो सेनाओं ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। नेटो देशों की सेनाएं रूस के मॉक टारगेट पर हमले कर रही हैं। पुतिन के संकेत पर बेलारूस ने युद्ध का बिगुल बजा दिया है। लुकाशेंको के आदेश पर सेना पोलैंड बॉर्डर पहुंच चुकी है। जापान के नजदीक कामचत्का बेस के कुरा मिसाइल टेस्ट रेंज से रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दी। जापान सागर में दक्षिण कोरिया और जापान के करीब रूस के परमाणु बॉम्बर गश्त लगा रहे हैं। इनके साथ ही सुखोई विमान भी मिसाइलों के साथ तैयार है। पुतिन गठबंधन के साथ किम जोंग ने हाइपरसोनिक मिसाइल फायर कर दी है। रूस और उत्तर कोरिया की कार्रवाई को देखते हुए अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने परमाणु युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस तरह धरती के 2 महाद्वीपों यानी यूरोप और एशिया तक अर्धगोलाकार बारूदी व्यूह तैयार हो चुका है। और इस बारूदी ढेर में किसी चूक की एक चिंगारी लगी तो 6000 किलोमीटर का ये क्षेत्र महाविनाशक बन जाएगा। ये तस्वीरें रूस के करीबी देश मोल्दोवा से आई है। अमेरिका और रोमानिया की सेनाओं ने मोल्दोवा में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। उन्नीस दिन दोनों नेटो देश मोल्दोवा में युद्धाभ्यास करेंगे। इसको JCET 2024 यानी जॉइंट कॉम्बैट एक्सचेंज ट्रेनिंग 2024 नाम दिया गया है। यूक्रेन के बाद मोल्दोवा रूस का सबसे अहम टारगेट है और ये युद्धाभ्यास रूस को चुनौती है। मोल्दोवा नेटो का सदस्य देश नहीं है। मोल्दोवा खुद को निरपेक्ष देश कहता है, लेकिन मोल्दोवा में नेटो सेनाओं के युद्धाभ्यास के बाद निरपेक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। खास बात यह है कि अमेरिका और रोमानिया की सेना ट्रांसनिस्ट्रिया के नजदीक युद्धाभ्यास कर रही है। ट्रांसनिस्ट्रिया रूस में विलय का आवेदन कर चुका है। यानी रूस के विस्तार पर अवरोध लगाने के लिए मोल्दोवा में नेटो सेना उतार दी गई है। रूस की सीमा पर युद्ध का मोर्चा खुलते ही पुतिन ने भी नेटो की घेराबंदी शुरू कर दी है। बेलारूस की सेना पोलैंड बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। बेलारूस की सेना पोलैंड बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर तैनात है। सुवाल्की गैप के नजदीक ग्रोदनो शहर के सैन्य बेस पर बेलारूस का युद्धाभ्यास जारी है। बेलारूस बड़े युद्ध की तैयारी में है। ये ऐलान राष्ट्रपति लुकाशेंको कर चुके हैं। Что мы хотим воевать.
Мы готовимся к войне, я же об этом говорю откровенно. Хочешь мира, готовься к войне, не я придумал. Это очень правильно сказано, поэтому мы готовимся к войне. Мы учим своих ребят и девчонок, мы вооружаем их. नेटो को जवाब देने के लिए पुतिन ने यूरोप में गठबंधन के साथी बेलारूस को सक्रिय कर दिया है और एशिया में अमेरिकी गठबंधन के साथियों की परमाणु घेराबंदी कर दी है। रूस के परमाणु बॉम्बर दक्षिण कोरिया और जापान के नजदीक तैनात हैं। रूस के कामचाटका बेस से 2 Tu-95 MS परमाणु बॉम्बर और 4 Su-30 SM ने उड़ान भरी। ये जापान सागर के ऊपर मंडराने लगे। फाइटर जेट और परमाणु बॉम्बर ने 10 घंटे तक जापान सागर पर उड़ान भरी। रूस के विनाशक बॉम्बर जापान से महज 480 किलोमीटर दूर मंडराने लगे। दक्षिण कोरिया से इस वायुसेना ब्रिगेड की दूरी 500 किलोमीटर थी। सभी बॉम्बर परमाणु मिसाइल के साथ उड़ान भर रहे थे। Su-30 SM पर भी परमाणु हथियार लोड किए गए थे। रूस की हलचल से दक्षिण कोरिया में एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट कर दिए गए। जापान ने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम स्पेशल अलर्ट पर रखे हैं। जापान सागर के नजदीक कामचटका बेस से रूस ने सिर्फ परमाणु बॉम्बर ही नहीं उड़ाए हैं, बल्कि यहां से एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट भी किया गया है। रूस के साथ साथ गठबंधन के साथी नॉर्थ कोरिया ने भी मिसाइल फायर की है। यूरोप से एशिया तक महासंग्राम की तैयारी हो चुकी है। जैसे यूरोप में अमेरिका रूस को घेर रहा है, वैसे ही रूस एशिया में उसके सहयोगियों को परमाणु व्यूह में घेर रहा है। रूस की तैयारियों को देखते हुए अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने जेजू द्वीप पर परमाणु युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। अमेरिका के B-52H परमाणु बॉम्बर, दक्षिण कोरिया के F-16 फाइटर जेट और जापान के F-2 फाइटर जेट युद्धाभ्यास में शामिल हुए। नेटो ने यूरोप और एशिया में रूस से लंबी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। नेटो ने रूस के पड़ोसी देशों में हथियारों की तैनाती तेज कर दी है। नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक को स्पेशल अलर्ट पर रखा गया है। यूक्रेन को 8.5 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय मदद का ऐलान किया गया है। एक निश्चित अवधि में यूक्रेन को इतनी रकम के हथियार मुहैया कराए जाएंगे। अमेरिका की कोशिश है कि यूक्रेन को शक्ति आपूर्ति करके रूस को युद्ध में उलझाए रखा जाए और इसी बीच लंबे युद्ध के लिए रूस की सीमाओं के नजदीक नेटो की हथियार तैनाती कर दी जाए। रूस और नेटो का युद्ध निश्चित हो चुका है और उसकी भूमिका तैयार हो चुकी है। अगर रूस नेटो में टकराव हुआ तो ये यूरोप तक सीमित नहीं होगा। इसकी आग कोरिया और जापान तक पहुंचनी तय। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत देश। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ईरान को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। ईरान की मिसाइल साइट पर सैटेलाइट के जरिए हलचल देखी गई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईरान हमले की प्लानिंग कर चुका है। सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए हमले का बदला लेने के लिए ईरान बेचैन है। हमला इजराइल ने किया था, इसीलिए बदला लेने के लिए ईरान इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसा अटैक कर सकता है। इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे नेटो देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अगले 48 घंटे बहुत भारी हैं, क्योंकि ईरान ने अपने समर्थित संगठनों को भी इजरायली और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का फरमान जारी कर दिया है। यानी अरब सुलगने वाला है, जिसकी आग में पूरा यूरोप भी जल सकता है।
ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो ऐसा बदला लेगा कि पश्चिमी देश कभी भूल नहीं पाएंगे। इसके लिए ईरान ने जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है। ईरान के हमले का ब्लूप्रिंट क्या है, ये समझिए। सीरिया में ईरानी कॉन्सुलेट पर हुए हमले के बाद ईरान 48 घंटे में इसका बदला लेगा। ईरान ने मिसाइल साइट को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। ईरानी प्रॉक्सी को लगातार हमला करने के लिए कह दिया है। एयरफोर्स बॉम्बर को वॉर रेडी मोड में रहने को कह दिया है। साथ ही ड्रोन बटालियन को तुरंत एक्शन लेने के लिए फरमान जारी हो गया है। यानी ईरान अब ऐसा बदला लेने के लिए बेचैन है जिससे मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक कोहराम मच जाए। ईरान के निशाने पर कौन है वो सुनिए। इजराइल पहला टारगेट, दूसरा टारगेट अमेरिका, तीसरा टारगेट ब्रिटेन, देश जो इजराइल के मददगार है। लाल सागर में हूती पर शिकंजा कसना चाहते हैं। सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले करके इजराइल ने ईरान को बड़ा हमला करने का मौका दे दिया है। अब ईरान खुलकर युद्ध में उतर सकता है। एक तरफ से ईरान हमले करेगा, दूसरी तरफ से ईरानी प्रॉक्सी हमास, हूती और हिजबुल्ला इजराइल को घेरकर तबाही मचाने को तैयार है। और ऐसा होने में सिर्फ 48 घंटे का वक्त बाकी है, जब अरब में शुरू हो जाएगा बारूदी महासंग्राम। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने अलर्ट जारी किया है। ईरान एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। वो अपनी जमीन से इजराइल पर 48 घंटे बाद 7 अक्टूबर जैसा हमला कर सकता है। इसके अलावा इजरायली सैन्य ठिकाने भी उसके निशाने पर हैं। हालांकि ईरान का हमला कैसा और कहां होगा, इसको लेकर पेंटागन ने सिर्फ इजराइल का नाम लिया है। लेकिन ईरान के निशाने पर सीरिया, इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, जहां वो पहले भी हमले कर चुके हैं। दरअसल इजराइल IRGC के 7 कमांडर की मौत का बदला लेना चाहता है, जो इजरायली मिसाइल स्ट्राइक में मारे गए। पेंटागन का अंदेशा है कि ईरान भी मिसाइल अटैक से हमला कर सकता है। इसके अलावा वो 7 अक्टूबर की तरह हमास जैसे हमले का भी प्लान बना सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल में भारी तबाही मचेगी, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी गुटों को अभी तक विध्वंसक हथियारों की बड़ी खेप मिल चुकी है। यही वजह है कि हूती अब लाल सागर के अलावा इजरायली सैन्य ठिकानों पर भी हमले कर रहा है। ईरान के खतरे को देखते हुए यूरोप में नाटो देशों, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के समर्थक देशों और इजराइल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिका ने भी सुरक्षा बढ़ा दी है। सिर्फ ईरान ही नहीं, रूस भी इस युद्ध में शामिल हो सकता है। वैसे भी रूस हिजबुल्ला और हूती को हथियारों की बड़ी खेप पहुंचा चुका है। रूस के अलावा चीन और नॉर्थ कोरिया भी ईरान के साथ आ सकते हैं, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और इन चारों देशों का दुश्मन अमेरिका है, जिसके दबदबे के खात्मे के लिए ईरान, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का विध्वंसक गठबंधन बन चुका है। जाहिर है मिडिल ईस्ट युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है, जहां से भड़की युद्ध की चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध का दरवाजा खोल सकती है। IRGC के टेलीग्राम चैनल में दावा किया गया है कि ईरान की लॉन्ग रेंज मिसाइल साइट पर एक्टिविटी बढ़ गई है। इजराइल पर हमले का 0 आवर नजदीक आ चुका है। ईरान से इजराइल की मिसाइल रेंज करीब 1700 किलोमीटर है और ईरान के पास 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज की मिसाइलें हैं। यानी ईरान मिसाइल साइट से हमले करके अपना बदला ले सकता है और बाकी का काम हूती, हमास और हिजबुल्ला कर देंगे। सीरिया में हुए हमले को लेकर ईरान गुस्से में है, इसीलिए बड़ा हमला करके इजराइल को दहला सकता है, जिसमें उसके निशाने पर इजरायली नेवल बेस है, जहां मिसाइलों से हमले कर सकता है। ईरान के टारगेट पर हैं इलात, अशदोद, अतलिया और हैफा। इसके अलावा इजरायली एयर बेस को भी तबाह कर सकता है। इजराइल के सबसे बड़े एयर बेस हैं उम्दा, रामोन
और हाटजीरा। इसके अलावा सेंट्रल इजराइल में नेवातिम, पलमाचेन, तेलनोफ और तेल अवीव फिर निशाने पर हैं। साथ ही स्मात, रिवाया और अमियाद पर खड़े फाइटर जेट को खाक में मिला सकता है। यहां तक कि ईरान इजराइल के इकलौते एटमी बेस दिमोना पर भी मिसाइल हमला करके भारी तबाही मचा सकता है। ईरानी मिसाइल के निशाने पर एक तरफ इजराइल के सैन्य ठिकाने होंगे, वहीं सीरिया इराक में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर भी तबाही मचाएगा। और उसकी मदद के लिए हूती हिजबुल्लाह ने भी ऐलान कर दिया है। ईरानी दूतावास पर हुआ हमला युद्ध की शुरुआत है। अब दुश्मनों को बड़ी तबाही के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा ईरानी संसद में इजराइल पर जवाबी कार्रवाई के लिए सभी ने एक साथ मिलकर आवाज उठाई। उसके बाद से ईरानी समर्थित संगठन इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। हाइफा और इलाद पर लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। हूती और हिजबुल्लाह अब इजराइल के एनर्जी सेक्टर को भी निशाना बना रहे हैं। कफ्र में हिजबुल्लाह ने एक पावर लाइन को उड़ा दिया। अगर ईरान की ताकत की बात करें तो ईरान के पास 5,75,000 सैनिक हैं, जबकि रिजर्व सैनिक 3,50,000 हैं। ईरान के पास 4,071 टैंक हैं, जबकि 541 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के पास 19 सबमरीन भी हैं और 3,000 बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिसमें न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम फतेह मिसाइल है, जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर और पेलोड क्षमता 450 किलो है। खैबर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर और पेलोड क्षमता 1500 किलो है। इसमें भी न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जा सकता है। इसके अलावा शहाब मिसाइल से ईरान केमिकल अटैक कर सकता है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर जबकि 700 किलो पेलोड क्षमता है। इन्हीं हथियारों और रूस चीन से दोस्ती के दम पर ईरान नेटो देशों में भारी तबाही मचाने को तैयार है, जिसमें सबसे पहले निशाने पर है इजराइल। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर है कि खेरसोन में रूस का भीषण हमला। फ्लेम थ्रोअर से यूक्रेनी मोर्चों पर हमला किया गया। नीप्रो नदी पर यूक्रेन के कई कैंप तबाह कर दिए गए हैं इस हमले में। युद्ध भूमि में विनाश की ज्वाला बहुत भयावह हो गई है। तबाही का क्षेत्रफल उस वक्त बढ़ गया जब जंग में नए आधुनिक और घातक हथियारों की एंट्री हुई। युद्ध में वापसी करने के लिए ज़ेलेंस्की सेना ने क्लस्टर बॉम्ब से भीषण हमले कर रही है। इसके साथ साथ कई और नए हथियारों से वार पलटवार हो रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या जंग में यूक्रेन वापसी करने में कामयाब हो पाएगा? क्या यूक्रेनी फौज पुतिन सेना के विजय रथ को रोक पाएगी? अप्रैल में जो जंग हो रही है वो नए और आधुनिक हथियारों से लड़ी जा रही है। रूस और यूक्रेन दोनों नए नए हथियारों से वार पलटवार कर रहे हैं। ये वही नए हथियार हैं जिनकी वजह से युद्ध भूमि में विनाश की नई ज्वाला दिखाई दे रही है। हार की कगार पर पहुंच चुकी यूक्रेनी सेना अब भी उम्मीद नहीं छोड़ रही है। हथियार और सैनिकों की कमी के बावजूद यूक्रेन जंग में वापसी की कोशिश कर रहा है। युद्ध में यूक्रेन की वापसी तभी हो सकती है जब उसके हमले सफल हों। जब
रूसी सेना को नुकसान पहुंचे। इसीलिए अब यूक्रेनी फोर्स नए और घातक हथियारों से हमले कर रही है। ताकि रूसी एयर डिफेंस इन हमलों को इंटरसेप्ट ना कर सके। ग्राउंड ड्रोन रातेल एस का परीक्षण कर रहा था। ये ड्रोन जैसे ही बनकर तैयार हुआ, यूक्रेनी फोर्स ने हमले करने शुरू कर दिए। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने रातेल ड्रोन से इस तरह से धमाका किया। यूक्रेनी फोर्स ने रातेल ड्रोन से इस पुल को उड़ा दिया। रातेल ग्राउंड ड्रोन है। ये 35 किलो का पेलोड लेकर जाता है और कुछ इस तरह विस्फोट कर तबाही मचा देता है। चंद रोज पहले तक रूस क्लस्टर बम से हमला कर रहा था, लेकिन अब यूक्रेन ने भी क्लस्टर बम से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। अवदीवका के पास यूक्रेन ने क्लस्टर बम से विध्वंसक हमला कर रूस के कई टैंकों को जला दिया। यूक्रेनी सेना ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। धरती पर एक के बाद एक कई धमाके हुए। धमाके की वजह से रूस के 6 टैंक खत्म हो गए। बाखमुत के एंड्रिवका में भी यूक्रेन ने क्लस्टर बम से भीषण हमला किया। यूक्रेन के हमले में रूसी सेना के कई सैन्य वाहन और टैंक तबाह हो गए। हमले का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। बाखमुत में यूक्रेन ने क्लस्टर बम से इस तरह कारपेट बॉम्बिंग की। यूक्रेनी फोर्स इस वक्त फ्रांस के हैमर बम से भी बमबारी कर रही है। डोनेट्स्क के तोनेनकी में यूक्रेन ने इसी फ्रेंच बम से कई हमले किए। ये वीडियो ज़ेलेंस्की सेना के विस्फोट का है। यूक्रेन की फोर्स ड्रोन, जैवलिन और ब्रैडली से भी विध्वंसक हमले कर रही है। यूक्रेनी सेना ने आधा दर्जन मोर्चों पर ड्रोन, जेवलिन और ब्रैडली से धावा बोला। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन से हमला कर रूस के बुक एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया। खेरसोन में यूक्रेन की ड्रोन सेना ने रूस के रॉकेट लॉन्चर को तहस नहस कर दिया। दनीप्रो के पास यूक्रेनी सैनिकों ने जैवलिन से हमला किया। रूस के कई सैन्य वाहन तबाह हो गए। बाखमुत में भी यूक्रेनी सेना ने रूसी ठिकानों पर जैवलिन से धावा बोला। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना ने रूस के कई हमलों को नाकाम कर दिया। यूक्रेन ने लुहांस्क में हमला कर पुतिन के करीबी को खत्म कर दिया। ये 74 साल के वालेरी चाइका की तस्वीर है। चाइका अपनी पजेरो कार से जा रहे थे, तभी उनकी कार पर हमला हुआ और इस तरह उनकी हत्या हो गई। युद्ध में यूक्रेन की वापसी हो सके, सैनिकों की कमी पूरी हो सके, इसके लिए ज़ेलेंस्की ने सैन्य भर्ती कानून में बदलाव कर दिया है। अब 25 साल के युवा भी यूक्रेनी फोर्स में शामिल हो सकेंगे। पहले सेना में भर्ती होने के लिए उम्र 27 साल थी। ज़ेलेंस्की ने सेना में भर्ती होने के लिए उम्र में 2 साल घटा दिए। इसकी और उनकी सेना पूरी ताकत से लड़ रही है, लेकिन उसका काउंटर प्लान कामयाब नहीं हो पा रहा है। रूस के भीषण हमले की वजह से यूक्रेनी सेना की हर रणनीति ध्वस्त होती जा रही है। यूक्रेनी सेना युद्ध में इसलिए नहीं टिक पा रही है क्योंकि रूस के विध्वंसक हमलों में उसे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। 2024 में अब तक यानी 1 जनवरी से 31 मार्च तक युद्ध में यूक्रेन के 80,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के 14,000 हथियार तबाह हो चुके हैं। रूसी सेना यूक्रेन के 4,000 से ज्यादा सैन्य वाहन को बर्बाद कर चुकी है। यूक्रेन के 1,200 टैंक भी जल चुके हैं। इतना ही नहीं, रूसी सेना ने यूक्रेन के 22 एनर्जी ठिकानों पर भी विध्वंसक हमले किए हैं। यूक्रेन में विनाश का ये आंकड़ा रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। यूक्रेन ने रूसी सेना पर जो हमले किए हैं वो ज्यादातर ड्रोन से किए हैं। इसलिए रूस ने अब यूक्रेन की ड्रोन फैक्ट्रियों और ड्रोन गोदामों को तबाह करना शुरू कर दिया है। Ох, ебать.
यूक्रेनी हमले में रूसी सेना को नुकसान तो हुआ है, लेकिन इससे उसका विजय अभियान रुकने के बजाय और भी तेज हो गया है। रूसी सेना खेरसोन पर करीब करीब कब्जा कर चुकी है। अब उसने निप्रो विजय का अभियान शुरू कर दिया है। निप्रो में रूसी सेना ने फिर से उसी हाइड्रो पावर प्लांट पर हमला किया जिस पर 22 मार्च को किया था। निप्रो में रूसी एयरफोर्स ने मिसाइलों से विध्वंसक हमला किया। हमले में कई लोग मारे गए, 13 लोग घायल हैं। निप्रो में रूसी सेना ने कई जगहों पर भीषण बमबारी की। रूस के मुताबिक हमले में 2 दर्जन इमारतें बर्बाद हो गई। डोनेस्क में रूसी सेना ने यूक्रेन के ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर को मिसाइल हमला कर तबाह कर दिया। रूस ने निप्रो में भी यूक्रेन की ड्रोन फैक्ट्री पर हमला किया। हमले के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। अवदीवका में रूस ने T-72 टैंक से हमला कर यूक्रेनी सेना के ठिकाने को तहस नहस कर दिया। डोनेस्क में रूस ने सुखोई 25 एयरक्राफ्ट से विध्वंसक हमला किया। रूसी सेना इसी तरह से विध्वंसक हमला करते हुए दक्षिण यूक्रेन की तरफ बढ़ रही है। ज़ेलेंस्की सेना रूस को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। यूक्रेन के नए हथियार भी युद्ध में उसकी हालत को नहीं बदल पा रहे हैं। रूस के विध्वंसक हमले इसी तरह अगर कुछ दिन और जारी रहे तो यूक्रेन सरेंडर को मजबूर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।